बहुत ही आदर के योग्य इस सभा में उपस्थित मातृशक्ति बुजुर्गों नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि मैं मंच पर हूं और आप नीचे धरा पर बैठे हो। ये धरा बड़ी वंदनीय है, अभिनंदनीय है और आपको बैठे हुए देखकर मेरे हृदय में जो आपके लिए आदर उत्पन्न हुआ है उसके लिए आपको प्रणाम करता हूं, सारी सभा को प्रणाम। मेरे साथ आए सुखविंदर मांडी जी कह रहे थे वो गीता की धरती से आए। मैं थोड़ा संकोच कर रहा था क्योंकि राजस्थान के लोग बहुत मीठा बोलते हैं। जहाँ भगवान ने बांसुरी बजाई वो वृंदावन के लोग भी बड़ा मीठा बोलते हैं, लेकिन हम गीता की धरती से तो आते हैं लेकिन इतना मीठा नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे यहाँ भगवान ने शंख बजाया तो घट हो जाए। राजस्थान वीरों की धरती है और कल का दिन बड़ा एक ऐसा दिन था कि प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान की इस धरती के एक वीर को नमन किया। 71 की लड़ाई में भैरव सिंह जो महोबा क्षेत्र में बड़ी गंभीरता से लड़े थे, जिस पर फिल्म भी बनी, ऐसे वीर का कल जाना हुआ और पूरे देश ने उसको नमन किया था। धरती बुराई है, धरती वीरों की है। कल का दिन और 3 वीरों को याद करने का था, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह। यह आजादी का अमृत पर्व चल रहा है, उनको भी कल के दिन इस देश की आजादी के लिए काकोरी कांड के बाद फांसी का फंदा छोड़ना पड़ा था, उनको भी याद करने का दिन था। आज का दिन युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1988 में आज ही के दिन ये फैसला हुआ था कि वोट 21 साल की बजाय 18 साल का युवा डाल सकता है। ये तय किया था देश ने। आज का छात्र, आज का नागरिक है और उस समय मैं भी एक छात्र नेता था, इस बात की लड़ाई लड़ा करते थे कि छात्र को मताधिकार 18 वर्ष की आयु में मिले और वो भी आज की तारीख में मिला था। आज का इतिहास इस प्रकार का दिन। आपकी सभा में भाई मुझे प्रदेश भाजपा ने ड्यूटी लगाई। हम बहुत ही संजीव बेनीवाल जी का बहुत ही जोशीला और मुद्दों से भरा हुआ भाषण सुन रहे। ऐसा लग रहा था कि पूरी सभा और संजीव एकाकार हो गए। ऐसा एकाकार होने की कहानी बड़ी बिरली होती। एक महात्मा कोई अंदर लेट रहा था डेरे में और उसने अपने भक्तों से कहा महात्मा को तो रजाई थी, लेकिन महात्मा थर थर कांपने लगे। अपने चेलों से कहा बाहर देखो डेरे के कोई चढ़ाया मर रहा है, किसी पर कंपन नहीं है। चेले बाहर देखो लेकिन सच में एक आदमी चढ़ाया मर रहा था। तो वो महात्मा पूरा एकाकार हो जाता था दूसरे लोगों के साथ। ऐसे संजीव बेनीवाल एकाकार हमने माधोराम जी का भाषण सुने। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं बलवीर जी बिश्नोई, यहाँ हमारे बीच में है। जब भी हमारे चुनाव हो, इलाहाबाद में हो, आदमपुर में हो, खड़े मिलते हैं। बड़ा तगड़ा बढ़िया आदमी है, मददगार साबित हो। भाई अशोक सैनी जी हैं, हमारे कैलाश जी हैं, हमारे एससी मोर्चा के रोमान सिंह जी हैं, जयदीप जी ड्यूटी हैं। आज आपके बीच में बड़े तरीके से बताया। और मेरे साथ सुखविंदर मांडी जी आए हैं, रामकृष्ण जी भाकर हैं, प्रहलाद जी हैं, लेखराम जी जोशी हैं, मांगीलाल जी हैं, कैलाश लेखवाल जी हैं। किसी का नाम रह जाए तो उसका भी भाई वंदन है, अभिनंदन है। आपको जिंदगी में एक बात का दुख सबसे ज्यादा होता है। मान लो आप किसी सामान लेने के लिए गए, बड़े चाव से सामान लेके आए और आपने दुकानदार में जो रेट था वो रेट दे दिया, लेकिन जब वापस आए तो पड़ोसी ने कहा कि जो सामान आप 100 रुपए का लाए हो ये 50 में मिल रहा है। तो आपको कितना दुख होता है। सब अगर वो 100 का सामान
नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि जो सामान आपको बेचा गया है उसमें 50 रुपए की ठगी है, आदमी किसी भी चीज को भूल सकता है, जिंदगी में हुई ठगी को कभी नहीं भूल। गलत तो नहीं कर। और आपके साथ पिछले चुनाव में कांग्रेस ने पिछली बार आपके जनादेश को ठगने के लिए ऐसी ठगी करी। सूरज निकले ना निकले, चांद निकले या ना निकले, 10 दिन हो जाए, वो भाषण हमने भी सुना था राहुल गांधी का। लेकिन आज चुनाव फिर से आने की घंटियां बजने लगी है। वो साल आ गया है जिसमें चुनाव हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने जनादेश के साथ ठगी की थी। ऐसे ठगी को कभी माफ मत करना। ऐसे ठगे मुंह में आपके बीच में निवेदन करते हैं। अरे जनता में वो लोग चाहिए जो खुद से किया हुआ वादा पूरा करते हैं और जनता से किया हुआ वादा पूरा करते हैं। भाजपा ने राजनीति की, क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने की, मोदी जी ने की, खुद से किया हुआ वादा पूरा किया और देश की जनता से किया हुआ वादा पूरा किया। इस देश के जन के साथ ठगी नहीं की। ये देश को वो बात कह के नहीं आए जो नहीं कर सकते थे। 22 अंदर क्या दिलाए थे जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो रहे थे, तब हमने रेवाड़ी में रैली की थी 15 सितंबर को, और उस रेवाड़ी की रैली में हमने आती थी। मेरा भाषण कांग्रेसी बहुत वायरल करते हैं कि ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, पाड़ा पड़ेगा तो सरकार के खजाने पर पड़ेगा, किसान के खेत में नहीं पड़ने देंगे। क्योंकि मुझे बचपन का याद था, यहाँ का तो मुझे पता नहीं क्या रिवाज है, लेकिन मेरे यहाँ पर जब ओले पड़ते थे तो मेरी माँ कहती भाई तवा मुद्दा मारते हैं। यहाँ भी है, लेकिन अब ओला पड़ता है तो सरकार के खजाने पर पड़ता है। और मुझे ये भी कहने में फक्र है, सुखविंदर को ध्यान में है, मैं हरियाणा का कृषि मंत्री था, तो जो फसल बीमा योजना आपके यहाँ लागू है, ये हमने अपने मकान पर बैठ के बनाई थी और भारत के प्रधानमंत्री को सौंप कराई। मुझे अरुण जेटली जी ने कहा था कि इसको हम लागू करेंगे, आप इस पर मत बोलना, पूरे देश के लिए लागू करेंगे। आज वो यहाँ नहीं है इस संसार में। ये फसल बीमा योजना लागू हुई प्रधानमंत्री जी के निर्देश से, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आपका तय किया हुआ बीमा, आपका तयशुदा बीमा का पैसा वो सरकार दिला नहीं पा रही। राजस्थान की सरकार, मुझे अभी बताया, मैंने कहा क्यों नहीं मिल रहा, बोले कि ड्रोन से सर्वे मानेंगे। मैंने कहा ड्रोन यहाँ उड़ रहा था, भी मैं देख रहा था। ड्रोन यूं तो बता सकते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ है, जो संजीव बेनीवाल है, जो सत्येंद्र मांडी है, जो माधोराम चौधरी है, लेकिन थर्डो पुरुषो है, फोटो पुरुषो तो नहीं। कौन सी फसल में दाना है, कौन सी में नहीं है, क्या ड्रोन बता सकता है? किसकी देही में दम है, किसकी में नहीं है, ड्रोन नहीं बता सकता। फोटो दिखा सकता है, शकल बता सकता है। ये तो करोड़पति से होता है, और करोड़पति का फार्मूला हमने ही तय कराया था कि इस इलाके में जितना निकलेगा उस हिसाब से मिलेगा। और ये हक है राजस्थान के किसानों का, उनका पैसा तुरंत उसका भुगतान किया जाता है। लेकिन संयोग क्या कहें, यहाँ ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको कांग्रेस की हाईकमान भी नहीं सकती, बुला लिया था ना अध्यक्ष बनाने के लिए, याद है ना आपको? और वहां से नाच के यहाँ आ गया वापस, और यहाँ नीचे वाले भी नहीं चाहते, वो भी पता है आपको। ना ऊपर कोई चारा, ना नीचे कोई चारा, ये तो ही बाप ने टिकाना पड़ेगा। अब ये राजस्थान की जनता पर ये दायित्व आ गया है कि जो झूठ बोलकर सत्ता में आए, जो किसानों के लिए ना वक्त पर यूरिया दे सके, ना बाजरा खरीद सके। आपके पड़ोस में वो ज्यादा दूर नहीं, हम बाजरे का दाना दाना खरीदते हैं, और नहीं खरीदते हैं तो बोनस देते हैं। आप रिश्तेदारों से पूछ रहे, आप रिश्तेदार हाँ हर फसल खरीदते हैं हरियाणा में, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो आपके ध्यान में है। किसानों के बिजली की दिक्कत है,
चाहे पानी की दिक्कत है, चाहे सिंचाई की दिक्कत है, चाहे भाव मिलने की दिक्कत है, फसल बीमा की दिक्कत है, इतनी चुनौतियों के बीच में आप खड़े हो, इसका उपाय एक ही है कि ऐसी सरकार जो किसान हितैषी रहती है, जो किसानों के पक्ष में काम करती है, किसान के दर्द को अपना दर्द मानती है। जय किसान जय जवान, जिसका जय विज्ञान जय अनुसंधान जिसकी सोच है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होना वही ताकत देश के किसान को मजबूत करना। क्योंकि ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हमको फसल बीमा दी, ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हमको किसान सम्मान निधि से सम्मानित किया। इससे पहले कितने प्रधानमंत्री ने किसी ने नहीं किया। और मुझे इस बात का आनंद है, जब मैं किसान मोर्चा के अध्यक्ष के नाते लड़ाई लड़ता था राजस्थान में, बहुत ये सबको पता है मेरी टीम के लोगों को, जब हम कहते थे एक स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से फसलों के दाम को हम अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में लेकर आए और उसको लागू कराने में कामयाब हुए, इसका फख्र हमको है, इस सरकार को है, इस मोदी जी की सरकार को इसने करके। बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप देश के बाकी हालात पर देखेंगे, यहाँ आपने एक ऐसा विधायक बना दिया, जब चीन में ठंड पड़े तो कोट पहने, चीन में बारिश हो तो छतरी ओढ़े, क्योंकि लाल झंडा वहां भी है, लाल झंडा यहाँ भी है। ये कैंडिडेट ऐसे ही करते, इसलिए देश में टिकाए, पंजाब से टिकाए, बाकी जगह से टिकाए। आपने पता नहीं कहा यो बीज का बाजार रख दिया। अब कहीं उस प्रकार की सोच नहीं है। अब तो अभी देखा ना तवांग में अपने लोगों ने कितने प्यार से निपटाया, वीडियो आपके सामने आई। ये जब मनमोहन का शासन था, जब राजीव गांधी का शासन था, जब चाइना घुसपैठ करता था, तो कहते थे मनमोहन सिंह जी कि मैकमोहन लाइन मोटी रेखा से खींची गई है, मोटी पेंसिल से 20-25 किलोमीटर इधर है या उधर है पता ही नहीं चलता। बीजेपी को एक एक इंच का पता चलता है, क्योंकि मोदी हर दिवाली पे बॉर्डर पर है। ये अलग सरकार है। एक समय था जब हमारे यहाँ आतंकवादी हमले हो जाते थे, कोई प्रतिकार नहीं लिया जाता था। दुनिया के 2 मुल्क केवल ऐसे थे, अमेरिका और इजराइल, उन पर कोई अटैक करता था तो उस देश में जाके मार के आते थे। आज भारत ऐसा मुल्क बना है, हमारे यहाँ कोई घटना करके जाता है, हम उसके मुल्क में जाकर ठोक कराते हैं। आज भारत अड़ोस पड़ोस के देशों की तुलना में आप देखें, 2-3 दिन पहले बिलावल में मिला गई, क्यों मिला गए, वो तारीख याद करो। वो तारीख क्या थी जब बांग्लादेश में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों का हथियार भारत की सेना ने गिरवाए थे। जब मेरे विदेश मंत्री ने कहा कि ये नाग बिलावल है या नाग पड़ोसी में डसे जरूरी नहीं है, या इनाम में भी चस्के है, तब बिलावल बिलाए। ये आतंकवादियों की नाग जो पाकिस्तान से निकलती है, ये केवल भारत को चोट पहुंचाएंगे ऐसा नहीं है, ये आप तक भी पहुंच सकती है। लेकिन हालत क्या है हमारे अड़ोसी पड़ोसियों की और भारत की, आज ये देखने की दुनिया के दूसरे मुल्कों की हालत क्या है, इसका जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूँ। 4-5 दिन पुरानी बात है, मेरे हरियाणा से कई आए हुए साथी जानते हैं, एक हमारे टिटोली गांव के साथी एक अमेरिका में रहते हैं, बालेंद्र सोनू नाम। मैंने उनको फोन लगाया 4-5 दिन पहले, शाम के समय लगाया, उनका फोन उठा नहीं। सुबह फोन आया तो मैं नाश्ता करने लगा। आज कोई आदमी खा पी रहा तो फोन पे पता तो चल ही जाता है कि भाई साहब नाश्ता कर रहे हो। मैं नाश्ता कर रहे हूँ। बोला क्या खा रहे हो? मैं बाजरा खा रहे हूँ और अमरूद भी धरे हैं। बोला भाई साहब तरस के बाजरे और अमरूद के। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब अमेरिका में भाव सिर्फ बहुत ऊंचा उठ गया, क्योंकि भारत हमको अब बाजरा और अमरूद नहीं ले रहा, क्योंकि भारत अपने लोगों को सब चीजें उपलब्ध कराना चाहता है। भारत की इकोनॉमी मजबूत है और अमेरिका की इकोनॉमी अब भारत जितनी मजबूत नहीं है। महंगाई हमारे यहाँ आपसे ज्यादा है। अड़ोस पड़ोस की इकोनॉमी बिगड़ रही है, यूरोप की इकोनॉमी बिगड़ रही है, लंका की इकोनॉमी बिगड़ रही है, तो भारत के से नरेंद्र मोदी ने अपने देश को मजबूत करके रखा है। इसलिए मेरे से पूर्व वक्ता में कह रहे थे हमारे किस प्रकार से हमारे भाव जो है वो सुरक्षित क्यों है, हमारे अनाजों का अच्छा दाम क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री अपने देश की इकोनॉमी को मजबूती के साथ चला हुआ है।
ये बदला हुआ भारत है, ये बदलता हुआ भारत है, ये मजबूत होता हुआ भारत है। अभी चाइना की हालत देखिए कोरोना के कारण से, और हम सब बिना मास्क के बैठे। कभी कभी तो अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन भी मास्क लगा के आता है। हम और आप क्यों बैठे हैं? सबको 2-2 वैक्सीन लगी है, फ्री लगी है। ये भारत के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। 135 करोड़ की आबादी को यहाँ वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर दिया, और इसलिए आराम से बैठकर हम भाषण सुन रहे हैं, सभा कर रहे हैं। दुनिया के मुल्कों की हालत आज भी अच्छी नहीं है, खास करके चीन की हालत। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना के कारण से लोग सड़कों पर उतरे हैं, निकलाए हैं, सरकार के खिलाफ लोग खड़े होते हैं। ये बदलता हुआ भारत जो मजबूत होता हुआ भारत है, इसकी ताकत ऐसी बन रही है कि अभी इस साल में हमको दुनिया के 20 बड़े मुल्कों की अध्यक्षता करने का मौका मिला है, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें रूस भी है, जिसमें जापान भी है, जिसमें चीन भी है। मोदी कहेगा बैठो तो बैठो, और मोदी कहेगा खड़े होकर बोलो तो बोलो। ये बदलता हुआ भारत 56 देशों में मीटिंग होंगी G20 की। ऐसा भारत आज बनता जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारा सबसे मजबूत एक जहाज राजस्थान के राजनाथ सिंह जी उतार कर आए हैं मालूम हुआ। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी एक जहाज उतार कर आए थे। उससे पहले तोपों की सलामी दी गई, वो भारतीय तोपों से दी गई। इस बार 15 अगस्त है। भारत अपने हथियारों के बलबूते पर दुनिया में मजबूत हो रहा है। अब हम लेने वाले नहीं हैं, अब हम देने वाले बढ़ रहे हैं। दुनिया को जो बाजार के रूप में देखते थे, उनको भी हमने कहा है कि दुनिया केवल एक बाजार नहीं है, दुनिया एक परिवार है, एक उसका भविष्य है। पूरी दुनिया का स्लोगन भारत का है। आप केवल बाजार के रूप में देखते थे, आप देखते थे आपकी वैक्सीन कितने लगेंगे। भारत ने कहा दुनिया के जिस मुल्क के पास वैक्सीन नहीं है, भारत देगा। ये तो भारत को एक परिवार के रूप में देखता है। पूरी दुनिया को ऐसा मजबूत भारत आज दुनिया की बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक गलती जो पिछले बार ये सरकार बनाने की गलती, ये यहाँ पर एक लाल झंडे वाला उसकी चर्चा बता दी, कैसे उसको बताने की गलती हुई। ऐसी चीजें इस अच्छे प्रदेश से, जिस प्रदेश की हमेशा वीरता के लिए, राणा प्रताप जैसे वीरों के लिए, सैनिकों के लिए जिसकी चर्चा होती थी, जिसकी भावरी की, जैसे मैंने कहा धरती दोहराली, चांदी सी चमके धर राजस्थान ली, देव गावता गीत सुरभि रीत भौम भगवान रही। और जहां कहते थे गंगा यमुना श्यामसी नदी, नदियां से हिरडे हार, जिसके गीत गाते हुए भारत थकता नहीं था। उस भूमि पर जिस प्रकार का शासन आप चल रहा है, संकोच होता है किसी कन्हैया लाल की गर्दन कट जाए, कोई हत्याएं इतनी हो जाए कि आंकड़े बताने पड़े। 6550 बलात्कार हो रहे हो, महात्मा मारे जा रहे हो, बच्चों पर अन्याय हो रहा हो, महिलाओं पर दुराचार हो रहा हो, धार्मिक सपनों पर अटैक हो रहे हो। ऐसा कुशासन इससे पहले राजस्थान में शायद कभी नहीं देखा। ऐसा जो शासन है ही नहीं, इसका नहीं होना। इसने एक आदमी को जैसे ठेका ले लिया हो। एक मेरे गांव में जब इमरजेंसी हटी थी तो बहुत जोश था लोगों में, और एक ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को सरपंच बना दिया घर से उठा के। रात को जगा जाए, ढाकला गांव है मेरा, जोला भी सर्वसम्मति से सरपंच बना, और एक प्यारे लाल जी थे, उनको रात को जगा जाए। वो ऐसे हाथ जोड़ के आया, मेरे को अभी भी याद है। आप पढ़ने तक का तो माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में पता चला सारे सरपंचों को एक सारे पंचों को एक मोहर बनवा के दे दी। और यही संजीव जी कह रहे थे, इसने भी हर एमएलए को एक मोहर दे रखी है। गलत तो नहीं कर कि अपने विधानसभा में तू चला, अपनी विधानसभा में तू चला। मैंने पहली बार एक नया शब्द सुना यहाँ के नीति मुख्यमंत्री। इससे ज्यादा कोई शासन हो नहीं सकता। एक शासन एक प्रदेश से चलता है, प्रदेश के नेतृत्व में चलता है, प्रदेश का एक विस्टम होती है। लेकिन अपनी सरकार बचाने के लिए जिस प्रकार से कोई गरीबों के घर तोड़ने दे, दफ्तरों पे कब्जा करने दे, और ऐसे संवेदनशील शासन जगह जगह हो जाए, ऐसी असंवेदनशीलता को उखाड़ कर फेंकने का वक्त आ गया है। मैंने प्रारंभ में जिससे कहा, किसी को भूल जाना, ठगी करने वालों को मत भूलना। और इस सरकार ठगी से ये सरकार आई थी, जो युवाओं से ठगी करके आई थी कि बेरोजगार
बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों से ठगी करके आए थी आपका कर्जा माफ करेंगे। आज कोई भी चीज करने में जो सरकार समर्थ नहीं है, इसको उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। आओ मिलकर हम सब ये संकल्प करें कि सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और ऐसे प्रतिनिधि को फिर कभी जिसका कारण से इस प्रकार की स्थिति तो इलाके पर आए, ऐसे प्रतिनिधि को भी ऐसा कोई लाल झंडा कोई यहाँ आसपास अब दिखाई ना दे, आने वाले वक्त में ऐसा संकल्प आपकी साथ की सभा से लेकर जाएं। इससे ऐसे मौके पर भी आज बहुत धुंध थी, मैं गुड़गांव से चल के आया, आने में इसलिए लेट भी हुआ, आप भी आए, ठंड के मौके पर आए और आकर जैसे मैंने प्रारंभ में कहा ऐसी विशाल सभाएं आपने आयोजित की है। मैं सभी आयोजकों को, पूरी टीम को फिर से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपने जिस धैर्य से मुझे सुना है और जिस तरह से आशीर्वाद दिया है उसके लिए भी आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की